बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो बीएमडी के टेस्ट को जो है वो रेगुलर अगर पॉसिबल है तो ईयरली ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, डेट्स इट फॉर टुडे। और अब जो है मैं आप लोगों को अनम्यूट करने लगी हूँ। बिल्कुल हसल बसल नहीं होनी चाहिए। कोई एक ज़रा सा बोल रहा है तो बाकी सब उसकी बात को सुनेंगे। उसका जब तक मैं उसके क्वेश्चन को कंप्लीट उसका आंसर नहीं दूंगी कोई और नहीं बोलेगा। मेक श्योर आप लोगों की आसपास से कोई इस तरह का साउंड नहीं आए जो डिस्टर्बिंग हो, क्योंकि इवनिंग के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। कल आपकी क्लास के साथ फर्स्ट था तो कुछ उसमें थी ऐसी बातें जो नहीं होनी चाहिए थी। और लेकिन मैंने सुना है कि आपकी क्लास का दूसरे टीचर्स के साथ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो आप लोग आई होप कि कोऑपरेट करोगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू ऑल। अब मैंने आपको अलाउ कर दिया है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। फॉर नाउ बीइंग मैं अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रही हूँ। हाँ जी अली पूछें क्वेश्चन। मैम ये विटामिन के इज अ कोफैक्टर फॉर गामा कार्बोक्सिलेशन। मैम गामा कार्बोक्सिलेशन क्या है? गामा कार्बोक्सिलेशन से मुराद ये है कि जब ऑस्टियोकैल्सिन की सिंथेसिस हो रही होती है तो कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन का जो एक कंपाउंड से हट के दूसरे कंपाउंड में उसने जाना है तो गामा पोजीशन की कार्बन को वो रिमूव करता है और फिर जाके वो नेक्स्ट किसी में वो जाता है। ऐसे ही जैसे केमिस्ट्री के एक रिएक्शन की बेस पे जो हम उसको नेम देते हैं ये वही है, तो इसीलिए हम इसको बताएंगे। ठीक है, और मैम ये 3 बोन मैट्रिक्स प्रोटीन। बेटा स्लाइड नंबर बोल सकते हो आप? 3 बॉन्ड मैट्रिक्स प्रोटीन। मैम विटामिन के वाला विटामिन इज अ कोफैक्टर फॉर गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ 3 बोन मैट्रिक्स प्रोटीन। हाँ, यानी कि 3 ऐसी बॉन्ड की प्रोटीन्स हैं जिनके बनाने के अंदर इसका रोल है। रोल क्या है कि जब उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही होती है तो वहाँ ये गामा कार्बोक्सिलेशन के रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है या उसमें हेल्प आउट करता है। ठीक है, जिसकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑस्टियोकैल्सिन है। ओके, यस मैम। हाँ जी एनी मैम जी बेटा इलाफ बोलो। मैम कैल्सियूरिक इफेक्ट को एक दफा आप दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? कैल्सियूरिक इफेक्ट। कैल्सियूरिक कैल्सी इफेक्ट मींस कि यूरिन के जरिए कैल्शियम का रिमूवल। ठीक है, यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम या यूरिनरी लॉस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, मैम एक और क्वेश्चन था। वो आपने बताया था ना मेडिकल थेरेपीज में वो आता था कैल्सिटोनिन, वो कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड हमारा कैल्सिटोनिन रिलीज करता है। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। और कोई क्वेश्चन किसी का हो? अच्छा कायनात आप। वेलकम सलाम जी। बच्चे कौन है? मैम विटामिन के में ही आपने बताया था ऑस्टियोकैल्सिन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ये कंफर्म कर दें। बेटा ये ऑस्टियोकैल्सिन जो है ये किसी ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोक्लास्ट दोनों के फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन जब हड्डी बन रही हो, बोन सेल्स बन रहे होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बन रहे होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट उन्हें बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ऑस्टियोब्लास्ट को जैसे कैल्शियम, प्रोटीन और बहुत सारी और चीजें चाहिए होती हैं, उस तरह से उन्हें ऑस्टियोकैल्सिन भी चाहिए होता है। ठीक है मैम एक आ जाता है फाइटोएस्ट्रोजन में कन्फर एस्ट्रोजन लाइक इफेक्ट। मैम इसका क्या मतलब हुआ एस्ट्रोजन लाइक इफेक्ट? यानी कि इंड्यूस बॉडी में जो काम एस्ट्रोजन कर रहा है उसके जैसे काम ये करवाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। यस मैम। मोर क्वेश्चंस? ये जो बाकी सारे चुप करके अटेंडेंस के लिए बैठे हैं ना, मैंने आप लोगों की एंट्री का टाइम भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है और उसके अलावा ये भी रिकॉर्डिंग हो रही है कि जो आप कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कोई आधे घंटे बाद ज्वाइन कर रहा है, किसी ने पहली मीटिंग ज्वाइन नहीं की और इस मीटिंग में वो है, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड में है। जी बच्चे पूछें। मैम ईआरटी जो है वो एस्ट्रोजन से रिप्लेस थेरेपी होगा? मेडिकल एस्ट्रोजन थेरेपी का रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ना ये काफी तरह की हैं, जिसमें से एक ईआरटी और एक एचआरटी है। एग्जैक्टली इनकी एब्रीवेशन आई डोंट नो, लेकिन ये उस जो ट्रीटमेंट है उसकी एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी इटसेल्फ यही है और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके, यही इसके एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, और ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। पहले तो एक सेकंड
हमारे यहाँ इस चीज को नॉर्मली हम कंसिडर ही नहीं करते हैं, हम अपने हमारे बुजुर्ग और जो हमारी अम्मियाँ 40-50 के बाद, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज में है मॉडर्न वर्ल्ड में, वो इस मीनोपॉजल वुमेन जो है या इवन जो मेल्स हैं आफ्टर 50 वो जरूर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारे वो हार्मोन्स की ही कमी होती है, तो एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप होता है। तो वो इसलिए ये चीजें जैसे कॉस्मेटिक वर्ल्ड में सारा कुछ चल रहा है सर्जरी में, तो ये भी बहुत जरूरी है। हाँ जी बेटा नेक्स्ट। मैम इसी में पॉइंट है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन को दोबारा कर दें रिपीट। लेक्चर रिकॉर्डिंग सेंड ऑब्वियसली मैं करूंगी, हम उसका बताती हूँ। अली बोलो क्या कह रहे हो। मैम कैल्सिटोनिन में आता है इनहिबिट साल्मन कैल्सिटोनिन। हाँ जी मैम बेसिकली तो कैल्सिटोनिन हमारे थायराइड ग्लैंड बनाता है, तो ये साल्मन कैल्सिटोनिन तो बहुत फिश की बॉडी से आया, तो हाँ, ये हमारे पास कैसे आएगा? मैं आपको वही बताती हूँ। देखो हम जिस तरह से हमारे थायराइड ग्लैंड ने कैल्सिटोनिन रिलीज करनी है, उसी तरह सैल्मन जो एक फिश है उसके थायराइड ग्लैंड से भी कैल्सिटोनिन रिलीज होती है। अब जब हमने मेडिसिन बनानी है तो ऑब्वियसली हम इंसानों के अंदर से हार्मोन नहीं निकालेंगे या उन्हें मारेंगे नहीं, और हर जगह पे ऑर्गन डोनेशन जो है वो भी एक अनएथिकल है, हमारे इस्लाम में वैसे ही मना है। तो हम फिर जानवरों से उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको किसी ना किसी डोजेज की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में या लिक्विड्स की फॉर्म में उसको बनाते हैं, और वो फिर वो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, और ये एक प्रॉपर फार्मास्यूटिकल के जो है वो प्रोसीजर्स होते हैं। हाँ जी बेटा कोई बोल रही थी आप में से कोई। मैम वो सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेशन ओके बेटे सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ये बेसिकली एस्ट्रोजन के जो ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं ना, उन पे जाके एक्ट करता है। हमारे लिए जानना काफी। अब ये एक्ट ऑब्वियसली उसकी एस्ट्रोजन का जब, यानी कि आप ये कह लो इन सिंपलेस्ट वे कि एस्ट्रोजन की इफेक्ट को ऑस्टियोब्लास्ट यानी बॉन्ड फॉर्मिंग इफेक्ट में जो उसका काम है उसको स्पीड अप करता है, उसको उस पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है जस्टिफाइड। अभी हाँ जी मैम ये पिछली स्लाइड में विटामिन ए का था, वो आप एक्सप्लेन कर देंगी दोबारा? मैं निकाल रही हूँ। ओके विटामिन ए का क्वेश्चन करें। यस मैम, इसमें जैसे आपने बताया ना ये स्टिमुलेट करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट को और सप्रेस करते हैं, और आपने फिर इसका बताया था कैल्शियम के साथ रोल, आई गेस आपने इसी का बताया था। नहीं मैं आपको मेरे ज़हन में थोड़ा सा वो हो गया। मैं बताती हूँ। जो विटामिन ए जो है ना वो बेसिकली मैंने आप इसमें यही है कि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है और ऑस्टियोब्लास्ट को सप्रेस करता है। अब ये जो बॉन्ड रीमॉडलिंग है जहाँ पे दोनों के फंक्शन जरूरी है, वहां पे ये बहुत जरूरी है। जब हमारे ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी होनी चाहिए, जब वो तोड़ेंगे पुराने सेल्स को तो ही ऑस्टियोब्लास्ट रिप्लेस कर सकेंगे, तो वहां पे किसी हद तक इसका होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर एक्सेस में विटामिन ए है तो इस चीज का नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, और सेकेंडली ये कि विटामिन डी की एक्टिविटी को जो है वो विटामिन डी की एक्टिविटी को कम करता है, उसके मैकेनिज्म को रोकता है। ठीक है। और मैं बता रही थी कि कैल्शियम के साथ इसका डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं है कोई भी? नो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है थ्रू विटामिन डी। विटामिन डी जी। मैम इधर था आइसोफ्लेवोनोज था एस्ट्रोजन एक्टिविटी के साथ। उसका एक्टिविटी का क्या मैम उधर बताया हुआ था कि मतलब वो ज्यादा एक्टिव है? तो बेटे सीधा एक सेकेंड। आइसोफ्लेवोन्स बेटा जैसे फाइटोएस्ट्रोजेंस मैंने आपको बताए ना, इसमें बहुत सारी क्लास है पूरी, जो डिफरेंट तरह के जो हैं, क्या कहना चाहिए मुझे, फाइटोकेमिकल्स कह लो या फिर मेरे वर्ड नहीं आ रहा एग्जैक्ट, चलो फॉर द टाइमिंग फाइटोकेमिकल्स, या फिर जो हमारे मैंने आपको बहुत दफा ये वर्ड बोला है पर अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। उसमें बहुत सारे जो है ना क्लासेस हैं, कोई आइसोफ्लेवोन्स है, फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोन्स, ये सारे आते हैं। ठीक है। जैसे ग्रीन टी के जो, अगर किसी के जहन में कुछ आ रहा हो, मैंने ये वर्ड बोला हुआ है, जैसे आइसोफ्लेवोन्स है, फ्लेवोनॉइड्स हैं,
इस तरह से उनकी एक क्लास है आइसोफ्लेवोन्स। तो वो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जहाँ बहुत सारे फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्लास है आइसोफ्लेवोन्स की, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है एस्ट्रोजन, जिसकी एक एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है हमारी बॉडी में। यानी कि जो उसके एस्ट्रोजन लाइक इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी में, वो बाकी आइसोफ्लेवोन्स या बाकी फाइटोएस्ट्रोजेंस की निस्बत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ठीक है, किन दो लोगों ने लीव किया है क्लास को अभी? मैम फाइटेट्स बेटा एंटी न्यूट्रिएंट्स कंपाउंड्स हैं जो हाई फाइबर रिच फूड्स में प्रेजेंट होते हैं। जिन मैम लोगों आप बता रही थी पहले विटामिन डी के बारे में कि मिल्क में ये प्रेजेंट नहीं होता। हाँ जी, बहुत कम होता है। विटामिन डी का जो है वो मिल्क रिच सोर्स नहीं है। मैम कैल्शियम, शायद हाँ आपने जी, एक दफा क्लास में पहले जिक्र किया था कि कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होता और वो अंदर जाके विटामिन, इस तरह कुछ आपने पहले नहीं बताया नहीं था नहीं नहीं, कि मिल्क में कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होता, वो विटामिन डी होता है और वो अंदर जाके रोल करता है कैल्शियम का। नो इस तरह बेटे कुछ ऐसा शायद। नहीं है। कैल्शियम होता है, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी इतना बड़ा ब्लंडर मारा होगा, लेकिन गॉड नोज, हो सकता है कि मुझसे गलती हुई हो, लेकिन कैल्शियम प्रेजेंट होता है मिल्क में, आयरन नहीं होता। मैंने हमेशा आपको यही कहा था कि मिल्क दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, एक्सेप्ट उसमें आयरन नहीं होता। कैल्शियम नहीं कहा था मैंने, आयरन कहा होगा। आयरन नहीं होता, कैल्शियम होता है। विटामिन डी बहुत कम क्वांटिटी में होता है। विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो सन रेडिएशंस हैं, और उसके अलावा जो है वो फिश ऑयल्स हैं और कुछ लीफी वेजिटेबल्स हैं। नट्स में भी होता है किसी हद तक। The HRT stands for hormone replacement therapy. ERT stands for estrogen replacement therapy. Any other question? Vitamin K में एस्ट्रियोकैल्सिन का साइका मैंने बताया है, पर मैं रिपीट कर देती हूँ। यही पूछा है ना आपने? विटामिन के में एस्ट्रोजन कैन लीड टू विच कैंसर? एस्ट्रोजन की बहुत ज़्यादा अगर एक्सेस प्रोडक्शन स्टार्ट है ना बॉडी में, तो फिर वो ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, इनकी तरफ लीड कर सकती है। मैम जी डॉगर हम, हाँ सॉरी बेटा, मैंने पहले भी आपका क्वेश्चन पढ़ा था। बर्थ से होता है, बर्थ से ये जो डॉगर्स हम पे एक टर्मिनोलॉजी है ना, ये बेसिकली मेडिकल टर्मिनोलॉजी है भी नहीं। ये एक वर्ड उन्होंने, इसको साइंटिफिकली हम मेडिकल टर्म नहीं कहते, लेकिन कुब्बपन को जो है उसको एक्सप्लेन, कुब्बड़ जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। कुछ बच्चों में जो स्पाइन डिफेक्ट्स होते हैं वो फॉलिक एसिड की वजह से होते हैं, और वो और चीज़ है कि उनकी बोन जो है वो डिफेक्टिव है। जो डॉगर्स हम पे बेसिकली ये उसके लिए कहा गया है जो 40 से 50 साल के बाद आपकी बोन डेंसिटी जब कम होती है। ये देखें, आपकी उम्र के बाद आपके थोरेसिक रीजन यानी अपर कंधों की जगह से आपका जो स्पाइन है या जो बैकबोन है वो हड्डियां डी शेप हो जाती हैं, ज्यादा वजन की वजह से और बोन मैस के कम होने की वजह से और कमजोर होने की वजह से उनमें ये कर्व आ जाता है। उसको हम डॉगर्स हम कहते हैं। जो बचपन की वजह से अगर कोई किसी का ये प्रॉब्लम है तो वो ये इसके लिए ये टर्मिनोलॉजी नहीं कहते। मैम नेट इशू की वजह से, ओके मैम कैल्सी व्हाट? मैम abdominal swelling। सॉरी बेटे, साइका बोल। मैम कैल्सियूरिक इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट है। ऑब्वियसली अगर एक्सेस कैल्शियम जो है वो रिलीज करवा रहे हैं, कैल्शियम की एक्सक्रीशन जो है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट है, हमारा लॉस हो रहा है। ये कौन बोल रहा है? अच्छा जी, कोई और क्वेश्चंस? ओके फाइन, डेट्स इट फॉर टुडे। मैं ना इसकी कोशिश करूंगी कि रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूं और लिंक आपको भेज दूं, लेकिन कल जब मैंने आपकी दूसरी वाली अपलोड करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये रेपिटेशन है, क्योंकि वो इवनिंग वालों की भी हो चुकी होती है, तो उन्होंने रेपिटेशन की वजह से वो अपलोड दूसरी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको मैं वो कर दूं, अपलोड कर दूं। सेकेंडली ये कि जो है आप लोगों ने सारों ने, मैंने इवनिंग को भी ये काम दिया है, आप लोगों को सबको जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं, खास तौर पे जो हमने इधर पढ़ लिए हैं, उनको जरूर आपने उनकी RDS याद करनी है। ठीक है,
विटामिन के, विटामिन डी, ए, और जो खास तौर पे यहाँ पे, और उसके अलावा मैंने आपको असाइनमेंट में भी ये काम दिया था कि आपने लर्न भी करना है और लिखना भी है। तो किसी भी सेशन में आपसे किसी भी एक स्टूडेंट को नाम लेके सडनली उससे पूछ सकती हूँ, और अगर उसको नहीं आएगा तो जो मैंने मार्क्स इसके लिए क्विज के लिए सोचे हुए हैं वो उसके चले जाएंगे किसी भी उसके अंदर। तो फिंगर टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए RDS। लिंडा, आई एम नॉट एडमिटिंग यू क्योंकि आप क्लास को छोड़ के गई थी। हाँ जी बोलें। मैम RDS डिफरेंट एजेस के होते हैं, तो हमने सब एजेस के बेटा लिए ये याद बात करने मैं हैं RDS? आपको बार बार मैंने ये पहले भी क्लासेस में भी बताया है और मैंने इवनिंग को भी कल क्लियर किया, आपको भी कर रही हूँ कि ऑब्वियसली हम हर एज ग्रुप का एटलीस्ट हम नॉर्मल अडल्ट की वैल्यू को एग्जैक्ट पता हो, और उसके अलावा बाकी सारी रेंजेस में 19-20 का फर्क होता है। जब आपको एग्जैक्ट एक नॉर्मल अडल्ट का पता चल जाता है, एक नॉर्मल एज का पता चल जाता है, तो उसके बाद अगर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट है जैसे कैल्शियम है वो बूढ़ों में ज्यादा है और बच्चों में ज्यादा है, उन या लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट की जितनी वैल्यूज ज्यादा आती हैं वो सारी आपको याद होनी चाहिए। और फिलहाल जो है अगली 2 सेशंस के लिए आपको नॉर्मल अडल्ट की वैल्यूज याद होंगी, मैं आपको हर एज वाइज नहीं पूछूंगी, ठीक है। 5 मिनट कोशिश किया करेंगे पहले ही आप आओ, और खुदा हाफिज।